करते हुए महाराज गड्ढा अपनी बग्घी में आराम से बैठे थे। तभी बबलू गड्ढा ने बग्घी को रोकने का संकेत दिया। उसने सामने मौजूद शेर राजू की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, महाराज, लगता है शेर राजू आपसे मिलने आया है। महाराज ने तुरंत उसकी ओर ध्यान दिया। राजू, जरा यहाँ आओ। महाराज की आवाज सुनते ही शेर राजू तुरंत आगे बढ़ा। वह रथ के समीप पहुंचा, आदर पूर्वक अपना सिर झुकाया और विनम्रता से खड़ा हो गया। आज पूरे रास्ते पर धूल नजर आ रही है, इसे तुरंत अच्छी तरह साफ करवा दो। और सुन लो, अगर जमीन पर एक भी पत्ता दिखाई दिया तो आज शाम किसी को भोजन नहीं मिलेगा। मेरी बात साफ साफ समझ में आ गई? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शेर राजू बिना कोई विरोध के झुक गया और रास्ते की धूल साफ करने में लग गया। जो शेर कभी पूरे जंगल का सबसे ताकतवर शासक माना जाता था, वही आज एक गधे के आदेश पर सफाई कर रहा था। तभी पास के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा अंकित बंदर यह सब देखकर हैरान रह गया। वह कुछ ही समय पहले मुसाफिर के रूप में इस जंगल में पहुंचा था और अपनी आंखों के सामने यह अनोखा नजारा देखकर स्तब्ध था। यह मैं क्या देख रहा हूं? इतना शक्तिशाली शेर एक गधे के आदेश मान रहा है। यह कैसे संभव है? गधा तो हमेशा सीधा साधा और कमजोर माना जाता है, फिर वह पूरे जंगल का शासक कैसे बन बैठा? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, या फिर मैं कोई अजीब सपना तो नहीं देख रहा? पेड़ की ऊंची डाल से अंकित फुर्ती से नीचे उतरा। वह बिना देर के पास में खड़ी एक हिरनी की ओर बढ़ा, क्योंकि उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब उसे उसी से मिलने की उम्मीद थी। अरे जरा ठहरो, मेरी एक बात का जवाब दो। आखिर यहां चल क्या रहा है? सामने जो शेर है वह उस बग्घी में बैठे गधे के आदेश क्यों मान रहा है? और यह गधा पूरे जंगल का शासक कैसे बन गया? लगता है तुम इस जंगल में पहली बार आए हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे लिए तो महाराज गधा ही हमेशा से शासक रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है, तभी से वही इस जंगल की गद्दी पर बैठे हैं। क्या सच में? यह बात मेरी समझ से बाहर है। शेर तो अपनी ताकत, साहस और शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे शक्तिशाली जानवर की जगह एक साधारण और कमजोर गधा जंगल का शासक कैसे बन सकता है? यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। धीरे बोलो, अगर महाराज ने तुम्हारी बातें सुन ली तो तुम्हारी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे गधा महाराज को ही इस जंगल का सबसे समझदार शासक माना जाता है। उनका कहना है कि जंगल केवल ताकत से नहीं, बल्कि अनुशासन और आदेशों का पालन करने से चलता है। इसलिए यहां से तुरंत निकल जाओ। अगर महाराज के पहरेदारों की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं अभी यहां से जाने वाला नहीं हूं। इस जंगल में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुरानी सच्चाइयों और इतिहास को लोगों की यादों से मिटा दिया हो। जब तक मुझे इसकी असली हकीकत का पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहां से निकलने के बाद अंकित जंगल के भीतर काफी दूर तक चलता रहा। रात होने पर उसे एक घना पेड़ दिखाई दिया, इसलिए उसने उसी की छाया में आराम करने का फैसला किया और वहीं सो गया। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया। वह उसी स्थान पर खड़ा था जहां से उसने एक दिन पहले पहली बार इस रहस्यमयी जंगल में कदम रखा था। अरे, यह कैसे हो गया? मैं तो रात उस बड़े पेड़ के नीचे सोया था, फिर सुबह उठते ही वापस इसी जगह कैसे पहुंच गया? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है इस जंगल में कोई गहरा रहस्य छिपा है और यहाँ जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। उसी समय उसकी नजर सामने खड़े शेर पर पड़ी। वह ठीक उसी स्थान पर मौजूद था जहां वह पिछली बार दिखाई दिया था। अंकित अब भी इस अजीब दृश्य का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी महाराज की वही शाही बग्घी एक बार फिर आकर उसी जगह रुक गई। इधर आओ। इस रास्ते की हालत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हर तरफ धूल फैली हुई है। इसे तुरंत अच्छी तरह साफ कर दो और ध्यान रहे, अगर जमीन पर एक भी पत्ता नजर आया तो आज शाम किसी को भोजन नहीं मिलेगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ ली? जैसा आपका आदेश महाराज। अभी इसी क्षण आपका हुक्म पूरा करता हूं। अंकित पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। यह नजारा देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया और वह पूरी तरह सन्न रह गया। उसे साफ याद था कि एक दिन पहले भी गधा महाराज ने
बिल्कुल ऐसे ही आदेश दिए थे और शेर राजू ने भी बिना किसी विरोध के उसी तरह उनका पालन किया था। तभी उसके मन में एक बात कौंधी। वह तो पिछली रात इसी पेड़ के पास सोया था, फिर सुबह दोबारा उसी जगह कैसे पहुंच गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी? क्या घटनाएं फिर से दोहराई जा रही थी या सचमुच समय पीछे लौट आया था? उसके मन में एक के बाद एक अनगिनत सवाल उठने लगे। घबराकर वह फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और तेजी से उस स्थान की ओर दौड़ा जहां उसने पिछली बार हिरनी को देखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हिरनी आज भी उसी जगह शांति से घास चर रही थी, मानो बीच का पूरा दिन कभी बीता ही ना हो। यह देखकर अंकित घबराया हुआ उसके पास पहुंचा। बहन, जरा ठहरो, मेरी बात तो सुन लो। तुम कौन हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी बड़ी चिंता में हो। क्या तुम पहली बार इस जंगल में आए हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? हम तो कल यहीं मिले थे। तुमने इसी जगह मुझे बताया था कि इस इलाके की घास बहुत अच्छी है और गधा महाराज भी कल इसी रास्ते से निकले थे। उन्होंने तब भी धूल देखकर वही आदेश दिया था। आखिर वही घटनाएं फिर से कैसे दोहराई जा रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है मुसाफिर। तुम जिस कल की बात कर रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ही हमारी पहली मुलाकात है। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और महाराज बबलू भी आज पहली बार इस रास्ते से निकले हैं। तुम्हारी बातें सुनकर तो सच में हैरानी हो रही है। हिरनी की बात सुनकर अंकित कुछ कदम पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी थी। इस जंगल के सभी जीव एक रहस्यमय समय चक्र में फंसे हुए थे, जहां हर नई सुबह उनकी पुरानी यादें मिट जाती थीं। गधा बबलू केवल राजा नहीं था, बल्कि इस पूरे रहस्य का पहरेदार था और पूरा जंगल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता था। तभी अंकित के मन में एक डरावना विचार आया। अगर उसने इस रहस्य का पता लगाकर इस चक्र को नहीं रोका तो एक दिन उसकी अपनी यादें भी गायब हो जाएंगी। फिर वह भी भूल जाएगा कि वह कौन है और इस जंगल में क्यों आया था। ये सोचकर उसने सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह एक साधारण मुसाफिर का रूप बनाकर बबलू गधे के भव्य दरबार में पहुंचा। ऊंचे सिंहासन पर बबलू बैठा था, जबकि शेर राजू और बाघ वीर सिर झुकाए शांत खड़े थे। महाराज की जय हो। मेरा नाम अंकित है। बहुत साल पहले मैं अपनी माँ के साथ इस जंगल से दूर चला गया था। आज इतने वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि को फिर से देखने और पुरानी यादों को ताजा करने के लिए वापस लौटा हूं। अच्छा, तो तुम बीते समय के लौटे हुए यात्री हो। बताओ, इतने वर्षों बाद हमारे इस बदले हुए जंगल को देखकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें हमारा नया और व्यवस्थित जंगल पसंद आया? महाराज, यदि मैं सच कहूं तो यहाँ का दृश्य देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। बचपन से यही सुनता आया था कि जंगल का शासन हमेशा शेर के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आप सिंहासन पर विराजमान हैं और शेर आपके आदेशों का पालन कर रहा है। आखिर यह बदलाव कैसे आया? इसे चमत्कार मत समझो, इसे समझदारी की जीत कहो। पुराने नियम अब बीते जमाने की बात है। आज इस जंगल में केवल बल नहीं बल्कि बुद्धिमानी का महत्व है। शेर और बाघ चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन उनकी सोच और फैसले अब मेरे नियंत्रण में हैं। महाराज, आपकी व्यवस्था देखकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ समय इस जंगल में ठहरकर आपके शासन और यहाँ की व्यवस्था को नजदीक से समझना चाहता हूं। क्या मुझे इसकी आज्ञा मिलेगी? ठीक है, तुम्हें यहां रहने की अनुमति है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस जंगल में जरूरत से ज्यादा सवाल करने वालों के लिए अंजाम अच्छा नहीं होता। इसलिए अपनी सीमा में रहना और जितना कहा जाए उतना ही करना। गहरी रात हो चुकी थी और पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंकित एक विशाल खंभे की आड़ में छिपकर चुपचाप बबलू गधे के कक्ष पर नजर रखे हुए था। कुछ ही देर बाद बबलू धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। वह बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा था और हर कुछ पल बाद पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित कर रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। यह हर रात इसी समय चुपके से बाहर क्यों निकलता है? पिछले कई दिनों से मैं यही देख रहा हूं।
रात होते ही इसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। दिन में जैसा दिखाई देता है वैसा बिल्कुल नहीं रहता। लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। आज मैं इसका पीछा करके सच का पता लगाए बिना नहीं लौटूंगा। बबलू चलते चलते जंगल की सबसे रहस्यमयी और भयावह गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। कुछ दूरी पर उसका पीछा कर रहा अंकित एक ऊंचे पेड़ से फुर्ती से नीचे उतरा और पास की बड़ी चट्टान की ओट में छिप गया। तभी बबलू ने गुफा के सामने मौजूद एक छिपे हुए पत्थर को सरकाया, जिससे गुप्त रास्ता खुल गया और वह भीतर चला गया। उसके अंदर जाते ही अंकित भी पूरी सावधानी के साथ उसी मार्ग से गुफा में दाखिल हो गया। गुफा के अंदर चारों ओर गहरे लाल रंग की रहस्यमयी रोशनी फैल रही थी, जिससे पूरा वातावरण और भी डरावना लग रहा था। आखिर मैं पहुंच ही गया। आज का पहरा भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ये आखिर क्या चीज है? ये पत्थर इतनी तेज रोशनी क्यों बिखेर रहा है? और ये गधा, ये तो उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। मेरी अनमोल लाल मणि, तुम्हारी शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेरे पास न होती तो शायद यह जंगल बहुत पहले मेरे हाथ से निकल चुका होता। आज जो भी अधिकार और सम्मान मुझे मिला है उसके पीछे तुम्हारा ही योगदान है। राजू के पिता पर मैंने बल के भरोसे नहीं बल्कि अपनी चालाक योजना से विजय पाई थी। उस दिन की घटना आज भी मेरी यादों में ताजा है। सचमुच इस जंगल के अधिकांश जीव बिना सच्चाई जाने हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। क्या तो पुराने राजा की जान इसी ने ली थी? ये सब सिर्फ इस लाल मणि को पाने के लिए किया गया? अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस पूरे रहस्य के पीछे असली वजह क्या है। यह समय का चक्र, हर सुबह का बार बार उसी तरह लौट आना, यह सब तुम्हारी शक्ति से ही संभव है। मैंने तुम्हें ऐसी गुप्त और सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखा है जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। अगर यह चक्र कभी टूट गया तो इन सभी जानवरों की खोई हुई यादें वापस लौट आएंगी। फिर उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि उनका असली राजा कौन था। उसके बाद वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस रहस्य और इस समय चक्र को टूटने नहीं दूंगा। तो असली सच्चाई यही है। इस रहस्यमयी मणि की शक्ति ने पूरे जंगल को एक ही दिन के अंतहीन चक्र में बांध रखा है। यहां रहने वाला हर जीव उसी समय चक्र में फंसा हुआ है। और यह गधा, यह तो किसी निर्दयी शासक से कम नहीं है। हे लाल मणि, मुझे अपनी शक्ति देती रहो। जब तक तुम्हारा साथ मेरे पास है, इस जंगल का शासन मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। कल फिर वही सुबह होगी, वही घटनाएं दोहराई जाएंगी और किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलेगा। बाकी सभी जीव अनजान बने रहेंगे, जबकि सच्चाई केवल मुझे ही मालूम होगी। अब अंकित के सामने पूरा रहस्य साफ हो चुका था। सच्चाई जानकर उसके मन में डर भी बैठ गया। उसे एहसास था कि अगर बबलू को जरा भी पता चल गया कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए है तो वह उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अंकित ने तय किया कि अब उसे हर कदम बेहद सावधानी और समझदारी से उठाना होगा। अब मुझे सब समझ में आ गया। बबलू की असली ताकत वह खुद नहीं बल्कि यह रहस्यमयी मणि है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर यह मणि नष्ट हो गई तो समय का यह अंतहीन चक्र टूट जाएगा और सबकी यादें वापस लौट आएंगी। लेकिन अभी यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। पहले मुझे सुरक्षित बाहर निकलकर एक ठोस योजना तैयार करनी होगी। बबलू अब भी उस रहस्यमयी मणि के सामने लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। इसी बीच अंकित पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। बिना कोई आवाज किए वह गुफा के घने अंधेरे में खो गया। बबलू को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका सबसे बड़ा रहस्य अब किसी और की नजरों से छिपा नहीं रहा। गुफा का पूरा भेद जानने के बाद अंकित तेजी से वहां से निकला और सांसें फूलती हुई हालत में शेर राजू के पास पहुंच गया। राजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसे तुम अपना महाराज मानते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वह कोई सच्चा शासक नहीं बल्कि एक निर्दयी हत्यारा है। मुसाफिर, अपनी हद में रहो। महाराज बबलू के विरुद्ध एक भी अपमानजनक शब्द मत कहना। यहां उनका सम्मान सबसे ऊपर है। वे हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके खिलाफ बोलने की सजा
बहुत कठोर होती है। जिसे तुम अपना भाग्य बनाने वाला समझते हो, वही तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार है। वह उस रहस्यमयी लाल मणि की शक्ति से हर रात तुम सबकी यादें मिटा देता है। तुम सब एक ऐसे अंतहीन समय चक्र में कैद हो, जहां हर नई सुबह सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। बस अब एक शब्द भी मत कहना। मैं महाराज के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं सुन सकता। उन्हीं की वजह से हमारा जंगल सुरक्षित है। बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें बंदी गृह की अंधेरी कोठरी में भिजवाना पड़ेगा। अंकित धीरे धीरे पीछे हट गया। अब उसे साफ समझ में आ चुका था कि राजू की सोच उस रहस्यमयी मणि के प्रभाव में पूरी तरह फंस चुकी है। उस पर उस जादू का इतना गहरा असर था कि वह सच को पहचान ही नहीं पा रहा था। अगर तुम सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तो मुझे ही इस पूरे इतिहास को बदलने का कदम उठाना पड़ेगा। बबलू, तुम्हारी यह चाल और तुम्हारी सारी साजिश आज रात खत्म हो जाएगी। रात हो चुकी थी। अंकित एक बार फिर उसी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच गया, जहां कई गहरे राज छिपे हुए थे। यही वह पत्थर है जिसकी शक्ति ने हजारों प्राणियों को एक ही दिन के अंतहीन चक्र में बांध रखा है। अंकित ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, आज मैं तुम्हारी इस शक्ति का अंत कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अंकित ने उस लाल मणि को वेदी से उठाया और बिना देर किए उसे जलती हुई मशाल की आग में फेंक दिया। मणि अचानक कांपने लगी। उसमें से एक डरावनी आवाज गूंज उठी और कुछ ही पल में वह काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। उसी समय गुफा के अंदर फैली रहस्यमयी शक्ति टूटने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जादुई बंधन खत्म हो रहा हो। नहीं, नहीं, ये सूरज, आज का सूरज पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा? इसकी किरणें इतनी तेज और अलग क्यों महसूस हो रही हैं? राजू, राजू कहां चले गए? तुम कहां हो? मैं यहीं खड़ा हूं बबलू, लेकिन अब मेरी आवाज में वह डर और मजबूरी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब मैं आजाद हूं और सच को पहचान चुका हूं। तुम मुझसे इस अंदाज में बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम खुद को मौत के करीब ले जाना चाहते हो? अब तुम मुझे डराकर नहीं रोक सकते बबलू। अगर तुम मुझे नुकसान भी पहुंचाओगे तो यह दिन दोबारा शुरू नहीं होगा। आज का समय वहीं से आगे चलेगा जहां तुमने इसे थामा था। मुझे सब कुछ याद है, मेरे पिता, उनकी आखिरी आवाज और तुम्हारी वह कायर हरकत। क्या तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया है? लेकिन यह संभव कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे अपनी गुफा तक पहुंचना होगा। मेरी मणि ही मुझे बचा सकती है, वही मेरी ताकत है। तभी वहां अंकित पहुंच जाता है। बबलू उसे देखकर गुस्से में कहता है, अरे बंदर, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं इस पूरे जंगल का मालिक हूं। भगवान? नहीं बबलू, तुम कोई भगवान नहीं हो। तुम तो एक डरे हुए और कमजोर प्राणी हो जो अपनी ही परछाई से घबरा कर भाग रहा है। तुम उस गुफा की ओर जा रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुम आखिर जानते क्या हो? तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे सब समझ आ गया है। तुमने ही मेरी मणि छिपाई है या चुरा ली है। उसे तुरंत मुझे वापस कर दो। मैंने तुम्हारी मणि चुराई नहीं है बबलू। मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उसी अग्नि में डाल दिया जहां तुम्हारे झूठ, तुम्हारे अत्याचार और तुम्हारे सारे पाप भी जलकर राख हो गए। नहीं, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मणि कभी नष्ट नहीं हो सकती। वह अमर है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मणि भले ही अमर थी, लेकिन तुम्हारा झूठ हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। देखो, पूरा जंगल अब जाग चुका है। अब इस समय चक्र को दोबारा शुरू करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तुम्हें अपने किए गए कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। मेरी शक्ति, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं क्या करूंगा?
मैं फिर से वही कमजोर और साधारण गधा बन गया हूं जैसा पहले था। तुम असली राजा कभी थे ही नहीं बबलू। तुम सिर्फ एक डरपोक प्राणी थे जो समय के जाल के पीछे छिपकर अपनी हुकूमत चलाते रहे। तुमने हमें वर्षों तक उसी एक दिन में कैद करके रखा। मेरे पिता के साथ जो अन्याय हुआ उसका जिम्मेदार भी तुम ही हो। आज तुम्हें अपने किए हुए हर अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजू ने बबलू को उसी अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया जिसे कभी बबलू ने दूसरों को सजा देने के लिए बनाया था। अब वही जगह उसके अपने कर्मों की सजा बन चुकी थी। अंकित, तुमने केवल हमें इस समय के जाल से आजाद नहीं कराया, बल्कि हमारी पहचान और हमारा जीवन भी बचा लिया। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। जंगल में अब पूरी तरह शांति लौट चुकी थी। समय का वह रहस्यमयी चक्र हमेशा के लिए खत्म